सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी ठीक है। एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, ज्यादा ही अच्छी बन रही है, रहने दो। समझ में आ रहा है ना? दिख तो रहा है तुम्हें? नहीं खाओगे? आर आ रहा है। एल रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर बनाया है। अब देखो, हमें समझना है इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर का बिहेवियर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में ये किस तरीके का बिहेव करते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। ये आपका देखो, आपने देखा होगा अभी तक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते थे कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है उस चीज को पढ़ते थे, और उसका इंपीडेंस किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस चीज को पढ़ते थे। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा आपको फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट आपस में फेज के हिसाब से कितना डेविएट कर रहे हैं, इक्वल हैं, लैग कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो चीजें देखेंगे। उसका एग्जाम्पल मैं भी दिखाऊंगा। देखो, जैसे रजिस्टर के केस में अगर मैं बताऊं आपको, तो रजिस्टर के केस में अगर ये जो डायरेक्शन है ये वोल्टेज की है, ठीक है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होता है। मींस करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। रजिस्टर के केस में 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। रजिस्टर के केस के लिए है ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज, ई से रिप्रेजेंट किया मैंने इसको, ईएमएफ बोल रहा हूं मैं इसको। ये वोल्टेज है तो यही करंट है भाई। करंट इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जैसा वोल्टेज है वैसा ही करंट है। समझ में आ गया? चलिए, अब कैपेसिटर के लिए देखिए। कैपेसिटर के लिए क्या होता है, अगर मैं मानूं ये दो मैंने एक्सिस ले ली फेजर के लिए, ठीक है, एक नीचे ये मेरा अगर करंट है, आई सी नाम दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ये अगर करंट है आई सी, तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। लीड मतलब कैपेसिटर का जो फेज होता है वो ज्यादा होता है वोल्टेज से। कितना ज्यादा होता है? 90 डिग्री ज्यादा होता है। वोल्टेज जो है वो इससे पीछे है। दिस इज द वोल्टेज भाई। अब इंडक्टर की माने तो इंडक्टर के लिए आप देखोगे, ये आपका कैपेसिटर का हो गया, इंडक्टर का भी मैं इसी में बनाता हूं। ये आपका आईसी था, अब मैं इसको आईएल ले रहा हूं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने रजिस्टर के केस में भी, कैपेसिटर के केस में भी और इंडक्टर के केस में भी, तीनों के लिए करंट को फिक्स करके रखा है। आप ऐसा जरूरी नहीं है फिक्स करो, ठीक है, बस जो मैं कहना चाह रहा हूं वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैंने रजिस्टर के केस में कहा कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो मैंने एक ही एक्सिस पे रखा। मैंने कैपेसिटर में की करंट लीड करती है, तो मैंने करंट को आगे रखा। कितना लीड करती है? 90 डिग्री लीड करती है। तो वोल्टेज जो है वो 90 पीछे है, किससे? करंट से। अब मैं इंडक्टर की बात कर रहा हूं। इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है। लैग मतलब पीछे रहती है। किससे पीछे रहती है? वोल्टेज से। तो ये आपका VL है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। कितना आगे है वोल्टेज इसका? 90 डिग्री। ये तीन चीजें मैंने आपको समझाई, तीन फेजर डायग्राम आपको समझाई। ये समझ में आया? किसी को अगर डाउट हो तो एक बार पूछो मुझसे, फिर मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। सर फेज और फेज डिफरेंस में क्या फर्क है? फेज और फेज डिफरेंस में क्या फर्क है? देखो, फेज और फेज डिफरेंस में क्या फर्क है। फेज जो है किसी एक क्वांटिटी का एक इंस्टेंट पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और फेज डिफरेंस किन्हीं दो क्वांटिटी की पोजीशंस के बीच में डिफरेंस बताता है। फेज किसी एक क्वांटिटी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस बताता है फेज डिफरेंस। उसमें फेज कितने डिफरेंस पे है, समझ में आया? सर ये आपने एल वाला क्या बताया था अभी? एल है इंडक्टर के लिए। इंडक्टर में करंट लीड कर, सॉरी लैग करता है, पीछे रहता है। अच्छा सर,
देखो ना, करंट की तो ये है यहाँ पे मैंने दिखाया है करंट को। अच्छा, इंडक्टर की करंट पीछे है, वोल्टेज ये रहा इंडक्टर का, ये इंडक्टर का वोल्टेज है, और ये नीचे कैपेसिटर। ब्लैक करता मतलब। हाँ, कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है करंट से, इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है करंट से। अच्छा सर, लीड करता है। यस, लीड कर रहा है और लैग कर रहा है, दो चीजें, आगे जाना और पीछे जाना है। तो अगर आप इसको वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वेव फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए। अगर मैं वी एल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वी एल, ऐसे लिख देते हैं, वी एल जो होगा वो होगा वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मैंने ये जो इंडक्टर का वोल्टेज ले लिया भाई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले ली, ठीक है, तो अगर मैं इंडक्टर की करंट को दिखाऊंगा तो वो क्या होगी, वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। साइन ओमेगा टी माइनस 90, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया ये चीज? से 90 क्या डिग्री है या कुछ वैल्यू डिग्री है? है भाई, डिग्री, एंगल है यहाँ पे, डिग्री लिख नहीं पाया मैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। वोल्टेज जो है वो आगे है, करंट पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। अब आप सोचो, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस 90। मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि वोल्टेज को लिखता ओमेगा टी प्लस 90, को लिखता ओमेगा टी, बात तो वही होती, डिफरेंस तो कुछ नहीं, मुझे केवल डिफरेंस को शो कराना है कि वोल्टेज आगे है करंट पीछे है। सिमिलरली कैपेसिटर के लिए हो जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज? यस सर। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, और अभी एक चीज दिखा रहा हूं आपको बना करके। अगर मेरे एक सर्किट में रजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, दोनों चीजें हैं एक ही सर्किट में, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा। ये आपका वी आर, वोल्टेज और करंट रजिस्टर की दोनों इसी एक्सिस पे होंगी भाई। अब कैपेसिटर की करंट तो यहीं पे लूंगा मैं, ठीक है, और कैपेसिटर का वोल्टेज कहां पे होगा, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है, ये होगा कैपेसिटर का वोल्टेज। ठीक है, और जो आपका एक्स सी होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। एक्स सी क्या है अब, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एग्जैक्टली। और जो आर होगा वो कहां पे होगा, ये आर होगा। ठीक है, अब एक टर्म मैंने आपको बताई थी इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, नेट इफेक्ट होता है रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का। तो वो कितना होगा, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, उसको मैं नाम दूंगा क्या, जेड। एंड आप अगर वेक्टर होगे यहाँ पे, तो जेड जो आएगा वो इक्वल हो जाएगा किस, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ आया? मैं इसको ऐसे कर सर ये आर और ये एक्स सी, भाई ये वही चीज ये होगी, तो ये भी एक्स सी है तो ये भी एक्स सी, और ये आर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और जेड की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से। दिस इज जेड, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं सर। नहीं। चलो अब मैं बात करता हूं इंडक्टर की। तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो ऊपर होगा, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर है, तो ये हो गई आपकी
एक्स एल की वैल्यू, एक्स एल और एक्स सी दोनों अलग अलग हैं, ये डिफरेंस कर लेना। ये एक्स सी है नीचे, ऊपर एक्स एल है। एक्स एल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। भाई जो स्टडी मटेरियल वाले बच्चे हैं उनको पता है ना ये एक्स एल एक्स सी और क्या होते हैं। यस सर। ओके। Yes, sir. जिस तरीके से रजिस्टर अपोज करता है ना करंट को, रेजिस्टेंस कहते हैं जिसको, उसी तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर भी अपोज करते हैं करंट को, और उसको जो अपोज रखते हैं वो होते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, एक्सएल और एक्ससी हम मेजर करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा, इंपीडेंस, वो यहाँ पे जेड, यहाँ पे आप जेड की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी बताए कोई? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर अंडर रूट में दोनों। यस, एक्सएल आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार। चलिए, अब मैं एक ऐसा बना रहा हूं सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है और आरएलसी सर, आरएलसी आरएलसी, इंडक्टेंस भी है। तीनों चीजें हैं। जरूरी नहीं वो सीरीज में ऐड हो, पैरेलल में भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मुझे केवल फेजर डायग्राम से मतलब है। अब की बार मैं केवल यही बनाऊंगा, आर इधर होगा, और एक्स सी इधर होगा। ठीक है, ओके। तो और अब आप मुझे कोई बताइए कि इंपीडेंस, नेट इंपीडेंस कहां पे एग्जिस्ट करे? क्या वो आर से ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करेगा या आर से नीचे की तरफ एग्जिस्ट करेगा? तो दोनों का डिपेंड करता है। यस, तो एक कंडीशन यहाँ पे मैं बनाना चाहूंगा, अगर एक्सएल माइनस एक्स सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो कहां पे लाई करेगा? ऊपर एग्जैक्टली, इस कंडीशन के लिए ऊपर लाई करेगा। और अगर एक्स एल माइनस एक्स सी, ये कौन कर रहा है ड्राइंग, इज लेस देन जीरो, अगर एक्स एल माइनस एक्स सी इज लेस देन जीरो होगा तो कहां पे लाई करेगा इंपीडेंस? वो नीचे लाई करेगा, नीचे। यस, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई, लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है भाई। कब? जब दोनों बराबर हो सकते जब दोनों बराबर हो। रेजोनेंट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। यस, एक्सएल इज इक्वल टू अगर एक्ससी हो, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो तो क्या हो जाएगा? कहां पे हो जाएगा? बीच में। इसका मतलब वो सर्किट जिसमें एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर हो वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो तो उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? तो उस सर्किट को हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 1.25 तो उसको कैसे निकालेंगे? एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल को मालूम है? हाँ सर। यस सर। एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो दिस इज एफ। एफ नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2π√LC। ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. ओके, ये चीज मुझे क्लियर करनी थी। चलिए हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस था हमारा, द पावर फॉर ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट इज 0। सर हाँ जी सर बोलिए। इसकी भी भेज दे। हो गया सर ये। सर वो पीडीएफ आर होता है। सर 45 पर थे हम लोग। 40 को कौन से क्वेश्चन पे थे? 45। 45 ओके। 45 क्या कहता है? द करेक्ट एक्सप्रेशन। हाँ बोलो भाई बोलो। सर आर सर्किट होता है, इसमें करंट को यूज करते हैं। अगर एसी यूज करेंगे तो हमारा इंडक्टर ब्लॉक करेगा, डीसी यूज करेंगे तो एक कैपेसिटर ब्लॉक करेगा। आपकी आवाज कट रही है या शायद आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। जाके बोलो भाई। आप चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ जी, हम आ रहे थे 45 क्वेश्चन पे। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट इफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज Vm sin t एन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? करंट लीड करता है कि लैग करता है? लैग में लैग नहीं कर लैग करता है करंट guys। लैग करता है एग्जैक्टली। हाँ करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। करंट लैग कर रहा है। ठीक है, तो Vm sin t इंडक्टर में करंट लैग करता है ना? यस सर। हाँ। यस सर। ओके, Vm sin t वोल्टेज है, तो करंट क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए Im sin 90 - 90 ओमेगा टी माइनस 90। हाँ होना चाहिए। ओमेगा t माइनस 90 sure. ओमेगा यहाँ पे नहीं है, ओमेगा की वैल्यू 1 दी हुई है, तो t दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, ओके तो मैं लिख देता हूँ। करंट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए I is equals to Im sin ओमेगा t माइनस 90 ये चाहिए वैल्यू। इसको आगे आप सोल्व करोगे। आइए इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ओमेगा टी माइनस 90 माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। Yes, sir. माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा, राइट? आई एम साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। Yes, theta. कोस ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको? Vm दिया हुआ है, यानी कि इसने करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया हुआ है। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। होता है ना भाई? Yes, sir. तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे तो इंडक्टर है, तो यहाँ पे तो इम्पीडेंस सॉरी रिएक्टेंस होगा। हाँ, तो वो अपन एक्सेल लिख सकता हूँ मैं अपॉन एक्सेल। यस सर। यस जी सर लिख सकते हैं। वो ऑप्शन कौन सा मिला आपको? ऑप्शन सर है ना। डी। सर आवाज बहुत कट रही है सर आपकी। मेरे यहाँ पर नेटवर्क यार प्रॉपर है, एग्जैक्टली वाईफाई कंप्लीटली सिक्योर है, मेरे एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी को आवाज कट रही है क्या? हाँ नहीं सर आ रही है। ठीक है सर, इतनी जल्दी भी सही है। ओके, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो चुका है। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछिए। सर वीएम अपॉन है यहाँ पे ऑप्शन में तो, लेकिन नहीं है ऐसा। ऑप्शन में है ना भाई, अपॉन एक्सेल और कोस सर के आपने तो पीछे लिखा लगा हुआ हुआ है ना यार। इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, क्या दिक्कत है इसमें? माइनस Vm अच्छा
cos t सर डी वाला ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, यही तो लिखा हुआ है ऑप्शन में। हाँ सर ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? जी सर ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। एग्जैक्टली, जिसने इंडक्टर पढ़ा था मेरी क्लास में उसको पता होगा, इंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होती है ना। तो जब करंट फ्लो ही नहीं, यस सर। चेंज कहां से आएगा? नंबर 47 is proportional to number of turns in the coil. प्रोपोर्शनल डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जैक्टली भाई, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा इंडक्टिव प्रॉपर्टी आएगी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये चीज हमने देखी थी। इंडक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो उसमें एक एन होता था, एन, और एन जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। जी सर जी सर सर हाँ जी, E is equals to minus n d I by dt, ये फॉर्मूला होता था चेंज इन करंट और इज इक्वल टू EMF। एक ये फॉर्मूला होता था, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, तो इसमें n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इंडक्टेंस की बात हो रही है, इंडक्टेंस भी लिख देते हैं। चलो, इंडक्टेंस को अगर मैं L से डिनोट कर रहा हूं तो L इज इक्वल्स टू होता था n पाई इंटू I, ये होता था L। तो ये n की वैल्यू जो है इस पे डिपेंड कर रही है इंडक्टेंस पे। जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा। तो बेसिकली जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना कॉइल में, उतना ज्यादा इंडक्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ेगी। सिंपल सी बात ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। टॉक इन्वॉल्व यूज ऑफ इंडक्टर। जिस तरीके से कैपेसिटर का कमर्शियल नेम कंडेंसर होता है, उसी तरीके से चोक का कमर्शियल नेम इंडक्टर होता है। इंडक्टर का होता है, सॉरी, अपोजिट, इंडक्टर का कमर्शियल नेम चोक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट व्हेन देयर इज नो अप्लाइड वोल्टेज? इंडक्टिव मिनी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। व्हाट इज द करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट व्हेन देयर इज, देखो वोल्टेज और करंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर आप इंडक्टर कर रहे हो, इंडक्टर में क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं करता है ना। यस सर। लेकिन वोल्टेज तो मैक्सिमम होगा जब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ यही रिलेशन याद रखना है इंडक्टर में, अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो, और करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज जीरो। तो इसमें क्या बोले, नो, या तो करंट मैक्सिमम होगा या वोल्टेज मैक्सिमम होगा, एक ही चीज होगी। सर बताया नहीं कि एसी दिया है कि डीसी दिया है। इंडक्टर के केस में केवल एसी में इंडक्टर काम करता है, डीसी में तो काम ही नहीं करता। तो सर उस हिसाब से जीरो भी हो सकता था अगर डीसी दिया होता तो। अगर डीसी दिया होता भाई, वो सिंपल वायर की तरह वर्क करता, इंडक्टर की तरह वर्क नहीं करता। इंडक्टर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कब कन्वर्ट होगी, जब चेंज ऑफ करंट मिलेगा उसको। और चेंज ऑफ करंट मिलेगा केवल एसी में, डीसी कांस्टेंट होती है। इसमें इंडक्टर एज ए वायर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे
तो वो पूरा का पूरा वोल्टेज मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट प्रैक्टिकल इंडक्टर होते हैं हमारे पास, आइडियल इंडक्टर नहीं होते, तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर जाता है फिर भी। करंट मैक्सिमम। यस, तो अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होना चाहिए, और अगर करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन रखनी है। तो अब आपको ने बोला, इन्होंने बोला है कि नो अप्लाइड वोल्टेज मींस वोल्टेज जीरो है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा, करंट मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 50। सी, जीरो। Zero. Yes. An inductive circuit, the voltage. A. Voltage leads. इंडक्टिव में सर वोल्टेज लीड करता हूँ। Exactly. वोल्टेज लीड। Yes, A option हो गया। 52. In which device inductor? Dielectric. Inductor dielectric. Question number 53. ऑप्शन ए। 1/√LC। Under root LC. अब आप बोलोगे यहाँ पे इन्होंने 2 पाई नहीं दिया हुआ, बोलोगे? कांस्टेंट है ना वो। नहीं सर, नहीं बोलूंगा। इसी सर्किट के लिए बोला है ना कोई, उसने स्पेशली तो बोला था कि यस, फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, हो सकता है ये उसको निकलवा रहा हूँ। ओमेगा में तो 2 पाई इटसेल्फ होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस एट रेजोनेंस? तो उसका आंसर ए होगा ना 53 का। 53 का आंसर होगा ए। यस। 54 बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस एट रेजोनेंस? इम्पीडेंस एट रेजोनेंस जीरो। एक सेकंड, जीरो ही होगा सर। सीरियसली? सर आर। यस, आर होगा। सी ऑप्शन होगा। एक्सएल और एक्सी कैंसिल आउट हो जाते हैं, आर बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज इंपीडेंस एट रेजोनेंस? सर मैक्सिमम। इम्पीडेंस तो जीरो। रेजोनेंस के केस में मिनिमम होता है भाई, केवल आर होता है। आर। हाँ जी। व्हाट इज tan phi फॉर आरसी सर्किट? अच्छा, सर 55 को क्या बोला था? मिनिमम। 55 में मिनिमम। सर 55 बस। 55 बताएं? यस सर। एक मिनट पहले ये देखो मेरे से, देखो आरसी सर्किट बोले आपको। आरसी सर्किट मींस कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? कैपेसिटर में सर वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। करंट लीड करता है। करंट लीड। तो ये मैंने आईसी मान लिया, ठीक है? ठीक है सर। ये हम इरेस्पेक्टिव लेते हैं उसको, इसको मानो आप आर। अगर यहाँ पे आर है तो एक्स सी यहाँ पे था। यस, यही था भाई, हमेशा याद रखना, इसी तरीके से लेना है आपको। यही था ना? यस। ये था आपका जेड। तो आपको यहाँ पे tan फाई निकालना है। फाई क्या है? फाई है आपका ये चीज। अब यहाँ पे भी आप गड़बड़ करोगे। मैंने फाई ऊपर क्यों लिया है, नीचे क्यों नहीं लिया? आपका आर है, ठीक है? एक्स सी है, यही था ना? और जेड कहाँ पे था? जेड था ये। अब आप फाई कहाँ लोगे? यही लोगे ना फाई। तो मैंने भी तो यही लिया इधर। समझ में आ गया? नहीं सर, दोबारा बता दीजिए सर। फाई का मतलब ये है कि आपका जो फेज है, फाई यहाँ पे फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो फाई जो फेज है, कितना डेविएट हो रहा है? आर होना चाहिए था, है ना? इम्पीडेंस जब आपका आर की डायरेक्शन में होना चाहिए था, बट वो नेट इम्पीडेंस आपका जेड की डायरेक्शन में हो गया। तो कितना डेविएट किया? ये इतना डेविएट किया भाई, है ना? इसको मैं बोल रहा हूँ फाई। आपको tan फाई निकालना है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? एक्स सी
और बेस कितना है R, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इज X upon R. और अगर वाला। ये RL सर्किट होता तो सर एक्सएल अपॉन आर। एग्जैक्टली ओमेगा है तो हाँ तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम पता होने चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया अब? 57। व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन बताइए आपको। इन एन RLC पावर फैक्टर इज ऑलवेज। क्या क्या क्या? RLC सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर क्या होता है आपका? फाई। सर डिपेंड ऑन द सर्किट यस, डिपेंड्स ऑन द सर्किट। फाई इज द पावर फैक्टर ना, मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर पावर बताता जब VI cos फाई बताया था, मैंने बोला था फाई यहाँ पे पावर फैक्टर है। यस सर। और यहाँ मैंने डायग्राम में भी बताया अभी आपको पावर फैक्टर जो Depends upon the circuit. पॉजिटिव ना, sir. होगा तो वो डिपेंड करेगा सर्किट पे कि ऊपर है कि डिपेंड सर्किट पे। हाँ Yes, डिपेंड। sir. किसी की C value होगा पे- ना सर इसका आंसर? C होगा। यस एग्जैक्टली, 57 का आंसर क्या है? सर्किट पे डिपेंड करेगा, समझ हर में? एक का पावर फैक्टर अलग होता है ना। एक्सएल की वैल्यू अगर XC से ज्यादा है तो पॉजिटिव होगा, एक्सएल की वैल्यू XC से कम है तो नेगेटिव होगा। तो 57 का आंसर क्या है? 57 का आंसर, अभी आपका टाइम पूरा होने वाला है तो आप सब लोग दोबारा लॉग इन करोगे। सर 57 का क्या है? सर होने वाला है अब तो सर, करा दो सर। क्या 1 मिनट भी नहीं बचा भाई? 57 का आंसर कितनी बताइए सर? 57 का C। और 59 का तो भी कराया नहीं ना सर। 59 अभी बस खत्म ही कर रहा हूँ मैं, फिर यार क्वेश्चन करा के थ्योरी कल देखेंगे। ओह 2 मिनट की क्लास बची। हाँ 58 समझ में आ गया ना? शेयर तो करो सर। 50 शेयर कर दिया मैंने भाई। तो देखता हूँ। ठीक है। 59 क्वेश्चन पे आ रहे थे हम लोग। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फेज एंगल इन एन RLC फेज सर्किट? अच्छा, RLC अगर हो तो ये पूछ रहा है कि क्या एक्सप्रेशन होगा फेज का, यानी कि tan phi पूछ रहा है इनडायरेक्टली। भाई माइक ऑफ बंद करिए ना। माइक ऑफ का चालू है माइक। काबिल दोस्त माइक बंद कर लो। सर क्लास में जो करवाया था उसमें XC ऊपर था सर, एक्सेल नीचे था। क्या? सर क्लास में जो करवाया था उसमें सर XC ऊपर सर, एक्सेल नीचे करवाया था हमने। नहीं भाई, ऐसे कैसे होगा? सर यही करवाया था आपने। तो एक्सी तो यही होगा, ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा? तो क्लास में सर ऐसे ही करवाया था, उल्टा करवाया था आपने। ना ना, सही कर लो उसको। एक्सेल, क्योंकि भाई इंडक्टर में लीड करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट और वोल्टेज भी डिपेंड करता है वो। अगर आप इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट बना रहे हो तो आपका उल्टा जा सकता है, बट उस केस में भी हम लेते नहीं है। हम यूजुअली जो लेंगे वो करंट को फिक्स पोजीशन पे रखते हैं, अगर करंट की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो आपका जाएगा, जैसे आप बोल रहे हो। तो हो सकता है मैंने उस टाइम वोल्टेज के लिए कराया हो, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट मैंने यहाँ पे फिक्स रखा है करंट को, लेकिन अगर आप यहाँ पे फिक्स रखोगे वोल्टेज को, तब आप डायग्राम बना के देखो अपने आप ही खुद, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, करके देखना इसको घर पे। मैंने अभी फिक्स रखा है करंट को, आप फिक्स रखना वोल्टेज को, तब चीजें सेम आएंगी, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। ओके,
तो ये मेरा एक्सएल और एक्ससी का पूछ रहा है। एक्सएल और एक्ससी में ये देखिए, एक्सएल और एक्ससी में बना दिया और ये मेरा आर हो जाएगा, आर एक्सएल एक्ससी। तो यहाँ पे इससे करेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है। मैंने कंडीशन जो बनाई थी उसमें क्या लिखा था, एक्सएल माइनस एक्ससी लिखा था ना। हमेशा आपको एक्सएल माइनस एक्ससी वाली कंडीशन लेनी है, एक्सएल माइनस एक्ससी वाली कंडीशन लेनी है। तो यहाँ पे आपको भी नहीं दी होगी एक्ससी माइनस एक्सएल की कंडीशन। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, सी या डी? ए ऑप्शन होगा। हमें फाई निकालना है, ये हो जाएगा आपका फाई। दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी, दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी और ये है आपका जेड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है। परपेंडिकुलर है आपका ये और बेस है आपका आर। तो एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर ये, और tan इनवर्स हो जाएगा, tan इधर आएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। सर ये एक्ससी माइनस एक्सएल नहीं हो सकता था? एक्ससी माइनस एक्सएल लेंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक्ससी नेगेटिव है ऑलरेडी। फिर आपको लेना पड़ेगा माइनस एक्ससी प्लस एक्सएल। यार ये माइक, ये ऑप्शन होगा इसका। हाँ ए ऑप्शन होगा ये एग्जैक्टली। होगा। यस यस एग्जैक्टली। एक्ससी माइनस एक्सएल हम लोग लेंगे, अगर लेना है आपको तो ले लीजिए। एक्ससी नेगेटिव में लेना पड़ेगा आपको, एक्सएल पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्सएल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्ससी नेगेटिव डायरेक्शन हाँ में। हाँ ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट व्हेन इज tan phi पॉजिटिव? tan phi पॉजिटिव कब होगा? Sir, when inductive resistance is greater than capacitor resistance. B. एग्जैक्टली, सर बी। यस बी। समझ में आ गया सभी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सी ऑप्शन, वेवफॉर्म? कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट वाला, सी एग्जैक्टली। ऑप्शन। यस। क्वेश्चन नंबर 62 एंड लास्ट। नंबर व्हाट इज नॉट ए फ्रीक्वेंसी फॉर एसी करंट? सर 55। वाट, सॉरी 0 वाट, 55. 0 सर 0 कांस्टेंट हो गया फिर तो। जीरो डीसी की होती है, एसी की नहीं होती। एसी हमेशा बनेगी ही तब जब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। यस सर 0। हाँ जी 0। तो भाई हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमारे पास में अभी मेंबर्स कितने हैं? 38 मेंबर्स हैं। ओके 10 कम हो गया। 11 भाग गया सर। ठीक है, भाग जाने दो। अच्छा, इसमें मैं भी थोड़ी थ्योरी, 10 मिनट में मेरा थ्योरी पार्ट हो जाएगा, ज्यादा थ्योरी पार्ट है नहीं। ठीक है, सीसी वाले बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन रहना चाहते तो भी मटेरियल वालों के लिए मैं स्पेशली थ्योरेटिकल पार्ट करा रहा हूँ। और कुछ नहीं। हाँ? क्या? करा दो सर, करा दो। ठीक है, फटाफट करते हैं स्पीड से, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एसी फंडामेंटल्स। एसी फंडामेंटल्स में ये आपको छोटी मोटी डेफिनेशन से सभी को मालूम है। साइकिल क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सभी को पता है। नहीं पता है तो ये पीडीएफ आपके पास आई जाएगी, इसको पढ़ लेना। ठीक है सर। फेज डिफरेंस देखिए, फेज डिफरेंस मैंने समझाया भी था, जिसने पूछा था फेज डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से लीड और लैग कर रही होती है प्रैक्टिकली। ये देखिए, ईएमएफ है और एक आपकी करंट है, दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। तो जो डॉटेड है वो आपकी करंट है और जो लाइन है वो आपकी ईएमएफ है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? सर लीड तो करंट कर है। सर ईएमएफ लीड कर रहा है। ईएमएफ कर रहा है या फिर करंट लीड कर रही है?
करंट ये लीड कर रहा है। कर रही है सर। करंट लीड कर रही है करंट। तो करंट लीड कर रही है। करंट लीड कर रही है, एग्जैक्टली। करंट, ठीक है सर। करंट लीड कर रही है, क्योंकि आप फेज निकालोगे ना, तो फेज आपका अगर मान लो करंट का सर वॉइस प्रॉब्लम। सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। माइक बंद करिए सभी लोग, माइक बंद करिए सभी लोग। हाँ जी, ओके, अब ठीक है। तो इसमें आपको पता कैसे करना है, देखो मैं बहुत सिंपल सा चीज बताता हूँ कैसे पता करना है। किसी भी एक का आप मान लो खुद से, जैसे मैंने ईएमएफ का मान लिया ओमेगा टी, ठीक है। तो आपको करंट का निकालना है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कर रही है, अगर आपने करंट को मान लिया ओमेगा टी और आपको ईएमएफ का निकालना है, तो आप देखो आप पीछे जा रहे हो, नेगेटिव साइड जा रहे हो, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको खुद से पता लग पा रहा है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये तीन होती हैं, ये मैंने लिखी हुई है आपको, आई, वी और ई, करंट, वोल्टेज और ईएमएफ, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाली जाती है, तो पोजीशन के साथ लिखेंगे। और पोजीशन कौन बताता है? पोजीशन बताता है फेज, और फेज मैंने लिखा सभी का, फेज बताता है एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, इसलिए उनको इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ आपको फेज लिखा हुआ जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। 2Im बाई पाई होती है हाफ साइकिल के लिए, और 0 होती है कंप्लीट पीरियड के लिए। मीन वैल्यू या जिसको बोलते हैं, ठीक है। RMS वैल्यू, इफ ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय RMS वैल्यू देन इट इज क्लोजेस्ट पॉसिबल DC वैल्यू ऑफ दैट वेव, जो मैंने आपको बोला था इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है IRMS इज इक्वल टू I मैक्सिमम बाय √2, वही फॉर्मूला है जो मैंने बताया था आपको। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है? पीक वैल्यू बाई RMS वैल्यू, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर AC, पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए हैं, बाकी आप इनको खुद भी निकाल सकते हो। जैसे पीक वैल्यू और RMS वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, हमने निकाला भी था न्यूमेरिकल में। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, इसको हम निकालेंगे। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों को डिवाइड करके रिलेशन निकल जाएगा अपने आप। RMS वैल्यू Im बाई √2 और एवरेज वैल्यू होती है √2 Im बाई पाई। डाउट है किसी को इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट है आपका RMS वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, आराम से निकल जाएगा। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है, Im बाई √2 होता है, Vm बाई √2। एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, ये निकल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करने आपको, रिलेशन निकल जाएगा आपके हाथ में। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिर्फ उससे निकले हुए रिलेशंस हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा टॉपिक है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट। तीन तरह की पावर्स होती हैं, तीनों को देखते हैं क्या होती है। देखिए, एक्टिव पावर क्या होती है? एक्टिव पावर वो एक्चुअल पावर होती है जो सर्किट में कंज्यूम, इसको हम ट्रू पावर भी बोलते हैं, रियल पावर भी बोलते हैं। सर आवाज सभी लोग माइक प्रॉब्लम हो रही है सर आपकी तरफ से, सभी लोग माइक ऑफ सर आपकी तरफ से आ रही है। ये चिराग शर्मा माइक ऑफ कर ले भाई। सभी माइक ऑफ करके रखिए, शायद फिर ना हो। ओके, अभी मेरी आवाज कैसी आ रही है? कोई एक माइक ऑफ, भावेश तुम बताओ आप ऑन करके। सर अब सही है। ओके, तो सभी लोग अपना माइक ऑफ करके रखेंगे। किसी को डाउट होगा तो माइक ऑन करेगा, बोलना फिर। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर हम लोग देख रहे हैं। एक्टिव पावर होती है ट्रू पावर, जो एक्चुअल में सर्किट में कंज्यूम हुई है पावर, उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं। इसको ट्रू पावर के नाम से भी जानते हैं, रियल पावर के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं रिएक्टिव पावर पे। देखिए, ऐसा मैंने आपको कल पढ़ाया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए हमें सोर्स रेजिस्टेंस को और लोड रेजिस्टेंस को इक्वल करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस इक्वल ना हो पाए, तो क्या होता है कि कुछ सोर्स पावर लोड पावर में ना जाके
वापस आ जाती है, ठीक है। तो जो पावर वापस आती है रिफ्लेक्ट होकर के ड्यू टू इम्पीडेंस इम्बैलेंस, बैलेंस ना होकर, तो उस पावर को हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। जिसने रिएक्शन किया और वापस आ गई उसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। तीसरा आता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या होती है? जो एक्चुअल में अपीयर हो रही है। अपीयर क्या होती है एक्चुअल में? रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू। मैंने आपको बताया एक्चुअल में जो अपीयर होती है हमें, वो आरएमएस वैल्यू अपीयर होती है, तो इसलिए उसको एपरेंट पावर बोलते हैं। ये 3 तरीके की पावर्स होती हैं। और अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर होता है रियल पावर बाई एपरेंट पावर। दिस इज योर पावर फैक्टर। फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का, फॉर्मूला ये होता है रियल पावर बाई एपरेंट पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है 9, बिहेवियर ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन एसी सर्किट। ये मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है किस तरीके से बिहेव करते हैं ये। पावर एंड पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। पावर क्या होती है? P इक्वल टू VI cos phi, और cos phi जो होता है वो पावर फैक्टर होता है। पावर का फॉर्मूला ये है कंप्लीट। और अगर आपको पावर फैक्टर चाहिए तो उसको cos phi बोलते हैं। केवल cos phi निकाल लीजिए, वो पावर फैक्टर है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन। करंट की केस में सर पावर लॉस ज्यादा क्यों होता है सर? करंट के केस में पावर लॉस क्यों होता है? ज्यादा क्यों होता है? आपने कॉपर लॉसेस पढ़े होंगे। कौन सी कॉपर लॉसेस जानते हो? कॉपर लॉसेस किसको बोलते हैं? कॉपर लॉसेस नहीं सर। कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला आप देखो, केवल आपको जानो मत। कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I²R, ठीक है, यस सर, या V²/R। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे I²R या V²/R, दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप करंट को लोगे तो लॉसेस देखो, और इसमें तो करंट है ही नहीं, करंट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वोल्टेज ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। अब आप ट्रांसमिशन की बात करते हो तो ये मैंने बताया हुआ है कि जैसे जैसे आप लंबी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसमें हम करंट ज्यादा नहीं रखते, हम वोल्टेज ज्यादा रखते हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि करंट में लॉस ज्यादा होता है, राइट। करंट में लॉस इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि करंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका रेजिस्टेंस, और ट्रांसमिशन लाइंस बहुत लंबी होती हैं तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लॉस के साथ में। और आप नीचे देखोगे तो रेजिस्टेंस लॉस के साथ, लॉस में डिवाइड हो रहा है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा लॉसेज उतने कम होंगे, लेकिन यहाँ पे है क्या? वोल्टेज। इसीलिए हम ट्रांसमिशन लाइंस में वोल्टेज ज्यादा लेते हैं। वोल्टेज ज्यादा कर दोगे करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, करंट ज्यादा कर दोगे वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए हम वोल्टेज लेते हैं, ना कि करंट लेते हैं। क्लियर हो गया सर? नेक्स्ट देखिए, अब आप पावर फैक्टर हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और वाइस वर्सा। मैंने जब क्वेश्चन कराया था आपको स्टार्टिंग में, तब मैंने बताया था कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को लेकर आओगे तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या इसका उल्टा, अगर किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराओगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। आप नीचे दी गई फिगर को देखो, इस फिगर में आप देखिए ये कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं तो इंड्यूस करंट लिखा हुआ है। इंड्यूस करंट का मतलब क्या है? ईएमएफ इंड्यूस हुआ तभी तो करंट फ्लो हुआ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ हुआ और क्लोज पाथ की वजह से करंट फ्लो हुआ। वापस इसको दूसरी तरीके से देखो कि अगर कोइल है, एक टर्न्स एरिया n है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। आपस में दोनों म्यूचुअली रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। इसी को हम रूल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो रही हो, दोनों को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 रूल बनाए थे फैराडे ने। पहला रूल तो यही था जो मैंने अभी आपको समझाया कि ए कॉइल ऑफ वायर मूविंग इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इज वन एग्जांपल ऑफ एन ईएमएफ जनरेटेड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। द करंट इंड्यूस्ड विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच अपोजेस द बिल्डअप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल। ठीक है,
यही चीज इसने बताई है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनती है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी वैल्यू दी थी दूसरे रूल में वैल्यू क्या थी, एन माइनस इसलिए दिया है, वो मैं बताऊंगा अभी माइनस क्यों दिया है, एन लेंस लॉ के सर अकॉर्डिंग टी। हाँ जी सर, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग सर। हाँ, लेंस लॉ भी आएगा आगे, तो मैं बताऊंगा क्यों होता है ये माइनस। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल फाई बाई डेल टी। अब डेल फाई क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, डेल फाई बाई डेल टी। तो फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स लिंक हुआ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है, ऑल्सो एन पे भी डिपेंड कर रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल। इस कंडक्टर में जो कोइल है ये, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पे तो एक ही टर्न दिखाया हुआ है इन्होंने, लेकिन ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो एन पे भी डिपेंड करता है ईएमएफ। जितने ज्यादा टर्न होंगे उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। भाई जितने ज्यादा टर्न होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कट करेंगी तो ईएमएफ जनरेट होगा। सिंपल। तो दो रूल दिए थे फैराडे ने, पहला रूल में इसने थ्योरी बताई थी, दूसरे रूल में उसका एग्जांपल बताया, तो रूल बताया था किस तरीके से होता है जनरेट। द माइनस साइन डिनोट लेंस लॉ हम भी पढ़ेंगे, तब आपको माइनस साइन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि आपने हाँ जी, सेल्फ इंडक्शन क्या कहता है कि देखो जैसे इसमें बैटरी लगी हुई है, बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है, किसमें, एक कोइल में जा रहा है, इसमें इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स की कोइल है। तो इस बैटरी की वजह से इस कोइल में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो जो कर रहा है वो चेंजिंग करंट है, ठीक है। चेंजिंग करंट है तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स जनरेट हुआ। बेसिकली फ्लक्स जनरेट होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ नॉर्थ टू साउथ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड खुद अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इस कंडक्टर को कट कर रहा है, वापस इसी में ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, वापस इसी में करंट फ्लो करा रहा है, और जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो कर रही है वो ओरिजिनल करंट को अपोज कर रही है। ये आपको ई की डायरेक्शन दिख रही है, अपोजिट डायरेक्शन है इस आई के। इस आई की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, वापस इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें एक और करंट जनरेट हो गई जो इस ओरिजिनल करंट को अपोज करती है। हाँ, लेकिन वो जो वापस करंट जनरेट हुई वो बहुत ही कम होती है कंपेयर टू दिस ओरिजिनल करंट, ठीक है। तो ये जो वापस अपने आप ही अपने ही अंदर ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, इंडक्शन जो हुआ, इसको हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन सपोज में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कि कैसे होता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, उसको डिनोट करते हैं एल से। एल हमें बताता है कि कितना सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। और ई जो है वो ईएमएफ इंड्यूस है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ई इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली जो फॉर्मूला है वो आपके लिए ये चेंज है भाई, इसमें चेंज कर देना। ये जो फाई 2 है ना, इसको आप कर देना फाई इज इक्वल्स टू एल, ये एम नहीं होगा, यहाँ पे एल होगा, ये गलती से लिख दिया है मैंने, यहाँ पे इसको एल कर लेना। ये जो एम है ये एल है, सेल्फ इंडक्टेंस। एम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये इसको एल कर देना, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि एक कोइल की वजह से दूसरे कोइल में इंडक्शन होना, उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। एक कोइल में किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इस वोल्टेज की वजह से। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो दूसरी कोइल में जाके लिंक किया, और ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब किसी कोइल में मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है तो उसमें एक ईएमएफ जाता है जो कि V2 है। तो इस V1 की वजह से V2 जनरेट हुआ, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो M होता है, और फाई जो है फाई 2 इज इक्वल टू MI, दूसरे वाली कोइल में कितना फाई जनरेट हुआ, फ्लक्स, उसको फाई 2 बोलते हैं, और वो है MI। I इज करंट,
इसका जो फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो होता है E2 इज इक्वल टू M इंटू DI1 बाई DT, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बाद आता है लेंस लॉ। लेंस सर फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है, फ्लक्स दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फाई, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि सपोज करिए कि ये जो कंडक्टर है कोयल में से टोटल हमारे पास में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइन दिख रही है आपको, लेकिन इस कंडक्टर में से कितनी लाइन ने कट किया? तो 1 2 3 4 लाइनों ने कट किया, ठीक है। तो जो 4 लाइनों ने कट किया, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड था? वो B, और इस कोयल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था? A। ये देखो फाई इज इक्वल्स टू B A cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है फाई का। फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो फाई जो है वो क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना गया? 4 लाइनें गई केवल। एरिया कितना था? वो कोयल का एरिया मेजर कर लेंगे। थीटा मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे अभी 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना, सॉरी 0 डिग्री है, तो cos 0 कितना जाएगा? 1। मैक्सिमम जो आएगा फाई इज इक्वल टू BA, ठीक है। तो ये आपका बताएगा फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है। फ्लक्स इन 7 की वजह से नहीं, केवल इन 4 की वजह से होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है आपका लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है कि ए लॉ स्टेटिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज इन द सर्किट मैग्नेटिक फील्ड दैट कि कोई भी अगर करंट इंड्यूस हुई है तो वो हमेशा उसका अपोज करती है जिसने उसको प्रोड्यूस किया। हाँ जी, लेंस समझ में आया? कोई भी इंड्यूस होते हैं करंट तो वो हमेशा उसका अपोज करती है जिसने उसको प्रोड्यूस किया। जैसे आप सेल्फ इंडक्शन में देखिए, इस करंट ने के अंदर को करंट प्रोड्यूस किया, वो करंट इसी का अपोज कर रही है, तो वो लेंस लॉ की वजह से। इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया था। माइक ऑफ करिए भाई अपना, इसलिए हमने यहाँ पे साइन लगाया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट, 2 टॉपिक बचे हैं बस। फ्लेमिंग्स रूल। फ्लेमिंग्स ने 2 रूल लिए थे, लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो रूल को समझते हैं पहले। अगर कोई कंडक्टर है, ये ब्लू कलर का कंडक्टर लिया मैंने, इसमें करंट को फ्लो कराया, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड लेना है, अपना लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड को अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ रखना है। तो लेफ्ट हैंड को जब आप ये अंगूठे को ऊपर की तरफ रखोगे तो आपका जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, जो आपका कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। राइट हैंड लेते हैं सर। हाँ जी सर ये गलत है, ये मैक्सवेल राइट हैंड रूल है। चलिए मैक्सवेल राइट हैंड रूल है, ये लेफ्ट हैंड रूल नहीं है। अच्छा एक हम किस चीज राइट सर ये है लेफ्ट हैंड। हाँ ठीक है, जो फ्लेमिंग ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये वाला लेफ्ट करो, ये वाला नीचे वाला राइट है, सॉरी नीचे वाला लेफ्ट है, ऊपर वाला राइट है। राइट हैंड थंब है ये। और ये फ्लेमिंग्स नहीं है सर, मैक्सवेल राइट हैंड रूल है सर। नहीं फ्लेमिंग्स मैक्सवेल ही नाम था, फ्लेमिंग्स रूल भी बोलते हैं इनको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल, ये आप सही कर लीजिए बस कि ये वाला जो है ये राइट वाला है, राइट हैंड का थंब लोगे आप और कर्ल ऑफ फिंगर्स को करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिलेगी। सिमिलरली जो आपका लेफ्ट हैंड थंब होगा, लेफ्ट हैंड रूल जो है, उसमें आपको 3 फिंगर्स, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और अपना थंब, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, म्यूचुअली तीनों परपेंडिकुलर हो। तो तीनों को वो रिप्रेजेंट करेंगे FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। पहला आपका थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा,
B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और I जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें देखिए आप, जैसे ये करंट है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, तो आपको करंट कौन बता रहा है? आपकी मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। ये देखिए ये वाली सेम चीज करंट की डायरेक्शन में है। इसके बाद ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, फोर्स किधर की तरफ लगेगा? फोर्स लगेगा इस पे अराउंड द कर्ल, ठीक है। तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। ये देखिए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और उसके बाद जो थंब है, थंब आपकी बताएगा मूवमेंट की डायरेक्शन या फोर्स। मूवमेंट किसकी वजह से होगी? फोर्स की वजह से। तो इसलिए इसने मूवमेंट का सिंबल दिखाया हुआ है और कुछ नहीं है। मूवमेंट का सिंबल एक्चुअली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। FBI इसको बोलते हैं, FBI रूल भी बोलते हैं इसको कभी कभी। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का रूल। ये आप जरूर इसको करेक्ट कर लेना कि ये जो है आपका लेफ्ट हैंड रूल है, ये लेफ्ट हैंड थंब रूल है और ये राइट हैंड थंब रूल है। ये वाला, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, फोटो मैंने उल्टी लगा दी है दोनों। ये राइट हैंड है आपका, आपको दिख रहा है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। दोनों रूल से हम डायरेक्शंस का पता लगाते हैं बेसिकली। इसके बाद लास्ट आपका टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। हमने कैपेसिटर की एनर्जी देखी थी कल, जो क्या थी? हाफ CV स्क्वायर और हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV, तीन इक्वेशन आती थी। QV स्क्वायर सर। हाँ, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो है U = हाफ LI स्क्वायर इंडक्टर के लिए, जो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। मींस इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक एनर्जी में कितनी एनर्जी स्टोर करता है, वो U = हाफ LI स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पार्ट था आपका थ्योरी का, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही है, ठीक है।